Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper's Top. So guys, today's mind map is of science और साइंस में हम स्पेसिफिकली बायोलॉजी को लेके चलेंगे. बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आता है क्योंकि इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड स्पेसिफिकली द किंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, तो देखिए हमारी लाइफ में जब हम कोई भी अपने एज एन लिविंग पर्सन अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो बेसिक जो चीज़ें होती है वो परफॉर्म किसकी हेल्प से होती है? बायोमोलिक्यूल्स के हेल्प से होती है. आप स्पेसिफिकली ये कह सकते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो बायोमोलिक्यूल से बनी होती है और सिर्फ हमारी बॉडी नहीं, कुछ और चीज़ें भी होती है जो लिविंग कैटेगरी के अंदर आती है वो बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनी होती है. उसी के बेसिस पे हम उसका कैटेगराइजेशन करते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि बेसिक लाइफ फॉर्म्स जो होती हैं या फिर बेसिक फंक्शंस जो परफॉर्म करने होते हैं लाइफ के, वो किसकी हेल्प से परफॉर्म होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स की हेल्प से होते हैं. बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो टोटल 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं जिसमें सबसे मेन होते हैं कार्बोहाइड्रेट, सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं प्रोटीन्स, थर्ड इज लिपिड एंड फोर्थ इज विटामिन, जिसको आज हम डिटेल में देखेंगे. और ये जो पूरी वीडियो है ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए है. सो जैसे कि सारे सब्सक्राइबर भी कहते हैं और मैं भी कहती हूँ, तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ प्रीलिम के फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कार्बोहाइड्रेट से. अब आप देखिए जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है वो बनी किससे है, मिली के किससे बनी है. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन आप देख पा रहे हैं. देखिए यहाँ पे जो सिंबल्स मैंने लिखे हैं जैसे कि सी हो गया, वो किसके लिए? कार्बन के लिए. हाइड्रोजन के लिए H और ऑक्सीजन के लिए क्या? O. ठीक है, ये हमारे साइंटिफिकली सिंबल्स होते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बेसिकली किससे मिलके बना होता है? CHO से. यहाँ पे आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो उनके लिए मुश्किल होता होगा कि हम प्रोटीन कॉम्पोजिशन कैसे याद करें, कार्बोहाइड्रेट कैसे करें. तो कार्बोहाइड्रेट का बहुत सिंपल सी चीज़ है कि देखिए कार्ब जो है वो किससे शुरू हो रहा है? सी से शुरू हो रहा है. तो एक तो आपका सी हो गया, नंबर 1 पे आ रहा है. ठीक है, सिंपली तो इसका रेशो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. उसी के साथ जो दूसरा वर्ड है वो क्या बन रहा है? हाइड्रेट बन रहा है. हाइड्रेट का वर्ड क्या शुरू हो रहा है? H से शुरू हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया. अब जो कार्बन था वो फर्स्ट नंबर पे आया था तो हाइड्रोजन किस पे आ गया? 2 नंबर पे आ गया. ये जो है आपको सिर्फ मैं ट्रिक बता रही हूँ याद करने की. तो 2 नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा है तो इसकी रेशो भी क्या होगी? कार्बन के कंपैरिजन में 2 होगी. और फिर अगर हाइड्रेट की बात होती है, अब आप देखिए कि आप सिंपल सी चीज़, अब गर्मी आ गई है तो लोग आपको क्या कहेंगे कि आपको हाइड्रेट रहना चाहिए, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. पानी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेट इज H2O. तो क्या चीज़ हो गई? आपका ऑक्सीजन बच गया. तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था? 2 था. तो ऑक्सीजन क्या है? 1. तो यहाँ पे ऑक्सीजन की रेशो क्या हो गई? 1 हो गई. तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं समझ के, और हमारा एक यही मोटिव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा के चीज़ों को याद कराया जा सके. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमने देख लिया. अब कार्बोहाइड्रेट जो है कॉम्पोजिशन देख लिया. अब हमने ये भी देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 to 75% जो हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करता है एज एन एनर्जी पार्ट वो कार्बोहाइड्रेट ही करता है. तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है जब वो इतना जरूरी है कि हम डाइट में भी मोस्टली कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं, जैसे कि हम आटा खाते हैं, चावल खा रहे हैं, ब्रेड्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो वो क्या है? सब कुछ कार्बोहाइड्रेट है जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं. तो कार्बोहाइड्रेट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो किस तरीके से हमको मिलती है? जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाता है, किसी भी तरीके से जा रहा है, मेनली जो है वो डाइट के थ्रू जाएगा, उसका होता है ऑक्सीडेशन. जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन होगा तो एक चीज रिलीज होती है, डेट इज ग्लूकोज. आपने देखा होगा कि जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज लेना है, या फिर आपको ड्रिप भी लगा देते हैं ताकि आपके अंदर ग्लूकोज मिल सके, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है? आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे ग्लूकोज के साथ जो है वाटर रिलीज होगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा आपका, डेट इज ग्लूकोज. सॉरी, यहाँ पे जो होगा वाटर जो होगा वो ग्लूकोज के साथ रिलीज होगा और क्या रिलीज होगा? CO2 रिलीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये होते हैं बाय प्रोडक्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है. इतना आपको याद हो गया. अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड, सेकंड इज ओलिगोसैकेराइड एंड लास्ट इज पॉलीसैकेराइड. तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोनो वर्ड अगर आ गया, मोनो का क्या मतलब होता है? मतलब कि 1, एक. ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स मतलब कि सिंपल शुगर्स जो कि बहुत सिंपल अपनी कॉम्पोजिशन के अंदर जो शुगर होते हैं उनको हम सिंपल शुगर या फिर मोनोसैकेराइड्स कहेंगे. यहाँ पे जो है आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ग्लूकोज, राइबोस, फ्रक्टोस एंड गैलेक्टोस. इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि देखिए जो
मेजर एक चीज है, मतलब जो ग्लूकोज है जो हमको मेजरली चाहिए एनर्जी के लिए, वो इसकी कैटेगरी के अंदर आता है। सेकंड क्या हो गया, गैलेक्टोज हो गया। तो 2G हो गए यहाँ पे आपके मोनो की कैटेगरी के अंदर। उसी के साथ क्या होता है, FIR होता है ना, तो FIR का क्या करेंगे, I हटा देंगे, FR रख लेंगे, तो मोनो क्या हो गया, सिंपल। तो क्या होता है कि अगर कोई भी सिंपल सी चीज होती है तो आप क्या करा देते हैं, FIR करा देते हैं, किसके ऊपर, GG के ऊपर करा देते हैं। तो GGFR क्या हो गया, आपका सिंपल शुगर हो गया, ग्लूकोज, राइबोस, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब हम आ जाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के ऊपर। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, देखिए जैसे हमने मोनोसैकेराइड में देखा कि इसके अंदर जो है सिंपल शुगर है, मतलब कि एक चीज से मिलके बना है, बिल्कुल सिंपल यूनिट से मिलके बना है। जब ये मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो 2 से 10 के नंबर में होते हैं, मतलब जैसे कि ये जो हो गए, इतने मोनोसैकेराइड्स इकट्ठे हो गए, तो इनको हम क्या कह देंगे, ओलिगोसैकेराइड्स कह देंगे। ओलिगो मतलब थोड़ा सा मल्टीपल नंबर में हो गया। ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो आपको कैसे याद रखने की, क्या क्या नाम है, तो यहाँ पे लैक्टोस जो कि हमें कहाँ मिलता है, मिल्क में देखने को मिलता है, माल्टोस और सुक्रोस, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, LMS। ठीक है, जैसे LCM होता है ना, वैसे LCM कर लीजिए, जैसे कि LSM, तो LCM होता है, वैसे क्या हो गया, LSM हो गया, जो कि आपका ओलिगोसैकेराइड्स की कैटेगरी के अंदर आ गया। L4 लैक्टोस, S4 सुक्रोज एंड M4 माल्टोस। अब नेक्स्ट जो आपका प्रीलिम्स का पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि स्वीटेस्ट शुगर जो है वो कौन सा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो यहाँ पे सुक्रोज जो होता है, जिसको कि हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, सॉरी जो फ्रक्टोस होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वीटेस्ट शुगर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो ये वाला प्रीलिम्स का पॉइंट आपको याद रखना है। उसी के साथ जो दूसरा प्रीलिम्स का पॉइंट बनता है कि इन्वर्ट शुगर जो है वो कौन से ग्लूकोज को कहा जाता है या फिर कौन से ओलिगोसैकेराइड को कहा जाता है, तो सुक्रोज जो होता है वो इन्वर्ट शुगर की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको क्लियर हुए। अब आते हैं नेक्स्ट, डेट इज पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर। अब देखिए पॉलीसैकेराइड्स यहाँ पे हमने देखा ये सिंपल शुगर है, ये हो गए आपका मल्टीपल लेवल का शुगर हो गया। तो जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे वो बेसिकली आपके नॉन शुगर कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे वो बेसिकली जो होंगे वो ऐसे चीजें होंगी जो कि स्वीट टेस्ट में नहीं होगी। एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो इन्वर्ट शुगर हमने देखा, जितने भी फ्रूट्स होते हैं या फिर उसी के साथ हनी होता है, मतलब शहद होता है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सुक्रोज देखने को मिलता है, डेट इज इन्वर्ट शुगर देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपसे इस तरीके से प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका पॉलीसैकेराइड आ जाता है, जिसको मैंने आपको बताया कि नॉन शुगर होता है। तो अब देखिए पोली का क्या मतलब होता है, बहुत सारे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 से 10 तो हमने यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी के अंदर देख लिए हैं। तो यहाँ पे जो अगर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स आके मिल जाएंगे, जैसे ये मान लीजिए कि 10 से ज्यादा हो गए, तो वो किसकी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे जो है वो आपको याद रखना है कि कौन कौन से बनते हैं, तो सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, जो हम चावल खाते हैं, चावल मीठा नहीं होता ना खाने में, उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। आलू जो होता है उसके अंदर स्टार्च होता है, जो आप देखते होंगे कि जब आप चावल धोते हैं या आलू धोते हैं तो उसमें से एक वाइट चीज निकलती है, हल्का सा आपके हाथों पे भी लग जाता है। जब आप उसको पानी से धोते हैं तो पानी भी जो होता है वो सफेद रंग का हो जाता है, वो बेसिकली क्या होता है, स्टार्च होता है, जो कि पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आएगा और स्वीट टेस्ट में नहीं होगा, नॉन शुगर कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, उसी के साथ जो है आता है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आप देखते हैं कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, मतलब कि गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सारे क्या होते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, तो वो सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो कि पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी के अंदर है। बट वहीं पे अगर हम कार्निवोरस एनिमल्स को देखते हैं या फिर ओमनीवेरस को देखते हैं, जैसे कि हम जो है ह्यूमन बीइंग है, हम ओमनीवेरस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो हम जो क्या करते हैं कि इन चीज़ों को, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो आपने सुना होगा, अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर साहब को कहते हैं कि आप सैलेड्स खाइए, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, उससे क्या होगा कि आपका जो पेट होगा वो क्लीन होगा। रफेज के थ्रू जो है, फीसिस जब आप करते हैं, आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं, तो रफेज के थ्रू जो है वो आपका निकल जाएगा सेलुलोज, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली सेलुलोज क्या होता है, ओमनीवेरस के अंदर रफेज का काम करता है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट यहाँ पे क्या आ गया, ग्लाइकोजन आ गया। अब ग्लाइकोजन जो है वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको देखनी है, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं ग्लाइकोजेनोसिस पे। देखिए ग्लाइको क्या आया है, ग्लाइको, और उसके साथ क्या आया है, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज को नया बनाना, एकदम से फॉर्मेशन करना, बर्थ देना। ठीक है, किसी चीज का, तो ये क्या, जेनेसिस मतलब किसी चीज को नया बनाना।
तो ग्लूकोज तो हमें पता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर है। अब आप ये देखिए कि जब आप कभी भी, आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई बड़े होते होंगे, तो जब वो डॉक्टर के पास अपना शुगर टेस्ट कराने जाते हैं तो वो कहते हैं कि शुगर बढ़ा हुआ है, ठीक है। शुगर क्या बढ़ा हुआ है? चीनी बढ़ गई है ब्लड के अंदर, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। किसके अंदर बदल जाता है? ग्लाइकोजन के अंदर। फर्स्ट ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो ग्लाइकोजन का अमाउंट जो होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जब 100 से लेके 120 से ज़्यादा हो जाता है mg पर मिलीलीटर। ये मिलीलीटर क्या है? ब्लड है, और ये mg क्या है? ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है बेसिकली कि ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जिन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ होती है उनको क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में नहीं बदलता, ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है और ब्लड के अंदर फ्लो होता रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म होती है जो कि सेल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज से नहीं बनेगा तो वो ब्लड के अंदर रहेगा, वो फ्लो होता रहेगा और हमारा जो ब्लड शुगर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको ग्लाइकोजन जो है वो यहाँ पे याद रखना है। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है सुक्रोज के बारे में, जो अभी हमने देखा, तो सुक्रोज जो होता है वो अगर हम उसको तोड़ते हैं, हम उसका हाइड्रोलाइजेशन करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गई कि देखिए जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनका फर्दर हाइड्रोलाइजेशन नहीं हो सकता, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। जबकि जो ओलिगोसैकेराइड्स होंगे उनका जब आप हाइड्रोलाइजेशन करेंगे तो वो 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स में बदलेंगे, और वहीं पे पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स में बदलेंगे जब वो हाइड्रोलाइजेशन होगा। उसी के साथ जो इन्वर्ट शुगर होता है, जब उसका हाइड्रोलाइजेशन होता है, मतलब उसको तोड़ा जाता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो वो 2 नए प्रोडक्ट्स बनाता है, मतलब कि सिंपल शुगर्स में बदल जाता है। फर्स्ट क्या है? ग्लूकोज, एंड सेकंड क्या हो गया? फ्रक्टोज। ये देखिए सिंपल में चला गया ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर चला गया, तो सुक्रोज क्या बनाएगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये सारे प्रीलिम्स के पॉइंट है। अभी घोच मोच हो गया है यहाँ पे, तो आपको लग रहा होगा कि हम कैसे करेंगे इसको। तो इसकी जो फोटो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारा पूरा हो गया, समझ आ गया आप सबको अच्छे तरीके से। अब आते हैं प्रोटीन्स के ऊपर। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो थे वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने थे, ठीक है। अब इन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम 2 कंपाउंड्स को और डाल देते हैं। फर्स्ट इज सल्फर एंड सेकेंड इज नाइट्रोजन, ठीक है। अब आपने देखा होगा, आपने अगर अपनी 10th क्लास तक तो साइंस पढ़ी होगी सबने, तो आपने लेग्यूम प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा कि लेग्यूम प्लांट्स क्या होता है? वो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उनके अंदर होते हैं जो कि सोइल के अंदर काम करते हैं। पढ़ा होगा ना, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसीलिए होता है क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं, पल्सेस जो होती है, बीन्स जो होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन और सल्फर। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? आपने सुना होगा ना, इस्कॉन मंदिर होता है कृष्ण जी का, तो इस्कॉन की तरीके से ही आप इस प्रोटीन को याद करेंगे। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? वो क्या है? इस्कॉन है, ये क्या है? स्कोन है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि जब हम इस्कॉन मंदिर में गए थे तो हमें खाने में प्रोटीन दिया गया था, प्रसाद में प्रोटीन दिया गया था, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा स्कोन, दैट इज S फॉर सल्फर, C फॉर जो होगा आपका कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन एंड N फॉर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ठीक है। तो स्कोन में गए तो क्या मिला? प्रोटीन प्रसाद में मिला। ये कॉम्पोजिशन आपको पता चल गई। अब यहाँ पे हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो था वो कितना था? 50 to 75% जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन जो होते हैं वो हमें 15% ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हमें एनर्जी ही चाहिए काम करने के लिए और कार्बोहाइड्रेट 50 to 75% एनर्जी दे रहा है, प्रोटीन जो है वो सिर्फ 15% दे रहा है, तो फिर हमें प्रोटीन लेने की क्या ज़रूरत है? प्रोटीन तो महंगा भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट तो सस्ता मिल जाता है, चावल आटा होता है वो तो ईजिली मिल जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन कम कर देते हैं, आप देखते हैं कि जो फैटी लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम कंज्यूम कीजिए, आप प्रोटीन्स को ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। तो जब आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो प्रोटीन्स जो हैं वो आके जो है स्पेसिफिकली आपको एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। इस वजह से प्रोटीन्स लेने ज़रूरी होते हैं। सेकेंड जो होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो 75% से लेके 80%, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, वैसे तो वाटर हमारा कॉम्पोजिशन है मेन बॉडी का, बट वैसे अगर हम देखते हैं तो 75% से 80% जो है वो हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है। प्रोटीन से कैसे बनी होती है? आप ये देखिए, स्पेसिफिकली हमारा DNA है, RNA, उनके अंदर भी प्रोटीन बेसिस होते हैं। उसी के साथ जो हमारी मसल्स होते हैं ना, वो जिम में जाते हैं लड़के, तो क्या होता है कि प्रोटीन पाउडर लेते हैं, उनसे उनकी मसल्स बन जाती है। तो ये क्या होता है? स्पेसिफिकली
कि हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी है, इस वजह से इसको लेना ज़रूरी होता है। अगर हम प्रोटीन ना लें तो क्या होगा, तो यहाँ पे दो बेसिक बीमारियाँ होती है। अगर हम बड़ी एज में बात करते हैं तो हमारा मसल मास जो होता है, जो बड़े होते हैं हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, तो वो होता है ना धीरे धीरे उनकी स्किन लटकनी शुरू हो जाती है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कोलेजन नाम का प्रोटीन जो होता है वो उनको नहीं मिलता, तो उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बट यहाँ पे जो मेन दो डिजीज़ आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं, वो फर्स्ट है क्वाशियोकोर एंड सेकेंड है मेरेस्मस। ठीक है, तो क्वाशियोकोर जो होता है क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा कि मतलब जो स्पेसिफिकली जब हम हंगर इंडेक्स को दिखाते हैं या फिर और तरीके के बच्चों को दिखाते हैं, उसमें हम दिखाते हैं कि उनके जो हाथ होते हैं और जो पैर होते हैं वो ऐसे पतले पतले हो जाते हैं, बट उनका जो स्टमक एरिया होता है वो ऐसे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वो जो बच्चे होते हैं 1 से 5 साल के बच्चे जिनके कि हाथ पैर पतले होते हैं और पेट जिनका बाहर निकला होता है, उनको क्या बीमारी होती है, क्वाशियोकोर होती है। तो यहाँ पे आपको एज लिमिट याद रखनी है कि 1 से 5 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, क्या होता है, स्टमक बाहर आ जाता है इनका और लेग्स और हैंड क्या हो जाते हैं, स्लिम हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ आता है मेरेस्मस। इसके अंदर क्या होता है कि 1 साल से कम साल का जो बच्चा होता है, ये बेसिकली एक बर्थ डिफेक्ट की तरीके से भी आप ले सकते हैं। तो वो जब पैदा होता है तो उसकी जो मसल्स होती है वो बड़े लोगों की तरह, बुजुर्गों की तरह जो होती है वो लूजन होती है, टाइट नहीं होती है। बच्चों की तो होती है ना टाइट टाइट होती है, बट वो नीचे लटकती रहती है, लूज रहती है, तो वो क्या हो जाता है, मेरेस्मस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को करा। दूसरे वाले बोर्ड पे शिफ्ट करते हैं, एक बार मैं जस्ट कैमरा शिफ्ट कर देती हूँ उसके लिए। सो हेयर वी आर ऑन सेकेंड बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुरुआत करेंगे, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, प्रोटीन देख लिया, अब देखेंगे हम लिपिड्स को और उसके साथ विटामिन्स को। विटामिन्स मैंने क्या कहा था, राजा है इसका बायोमोलिक्यूल्स का, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देखने चले जाएं, चाहे आप छोटी सी पोस्ट ले रहे हैं या फिर हायर पोस्ट देख रहे हैं, विटामिन्स आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लिपिड्स से। लिपिड्स क्या होते हैं, बेसिकली फैट्स होते हैं। फैटी एसिड्स जो होंगे वो आप किसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स के अंदर आएंगे। लिपिड्स की जो कॉम्पोजिशन होती है वो सेम कार्बोहाइड्रेट जैसी होती है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको जो है वो छोटी सी चीज़ एक देखनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको प्रोटीन दे दिया है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आपको लिपिड दे दिया है, कार्बोहाइड्रेट दे दिया है और प्रोटीन दे दिया, और आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर है, या फिर इसको अरेंज कीजिए कि एनर्जी वाइज, तो लिपिड्स जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स में एंड लास्ट में प्रोटीन्स के अंदर होती है। तो बेसिकली जितनी भी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उससे दोगुनी एनर्जी जो होती है वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, लिपिड्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। तो अगर लिपिड्स जो हैं वो इतने ही अच्छे हैं तो हम तो ऐसा करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को छोड़ देते, थोड़ा सा लिपिड खा लेंगे, थोड़े से फैट्स ले लेंगे, तो अच्छी बात है, वो तो अच्छा रहेगा। पर उससे क्या होगा, ओबेसिटी होएगी, क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी के अंदर आते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। पहले उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिपिड्स को दो कैटेगरी के अंदर रखा गया, फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर आते हैं पाम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, एंड जो अनसैचुरेटेड आता है फिश ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल। आपने अपने पेरेंट्स को, डॉक्टर्स को, बहुत सारे आप टीवी एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे, उसमें दिखाते होंगे कि नहीं रिफाइंड मत यूज कीजिए, वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ कीजिए, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स बेटर होते हैं। क्यों बेटर होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है कि ये मान लीजिए कि हमारी क्या है, ब्लड वेसल है। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड होगा वो इजीली ऐसे फ्लो हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम क्या करेंगे, हम सैचुरेटेड फैट्स को लेंगे, मतलब कि इस तरीके के ऑयल्स को यूज़ करेंगे, तो हमारी ब्लड वेसल्स के साइड में धीरे धीरे क्या जमा होना शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता जाएगा। अब ये मान लीजिए कि इतना बढ़ गया, यहाँ पे इतना बढ़ गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे जितना ब्लड वेसल को स्पेस मिल रहा था, क्या अब ब्लड के पास यहाँ पे है एरिया फ्लो करने का, नहीं है। जैसे ही ये जो एरिया है ये कवर होगा, ये क्या बना देगा, आर्थरोस्क्लेरोसिस। जैसे ही आर्थरोस्क्लेरोसिस किसी पर्सन को होगा, उसको क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक, और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से जो सैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं या फिर फैटी एसिड्स होते हैं उनको लेने को मना करते हैं, या फिर लिपिड्स के कंजम्पशन को ही मना किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेस में जब कोलेस्ट्रॉल का रेज हो जाता है, बढ़ जाता है वो बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा और लास्ट में आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये आपने लिपिड्स देख लिया। एक चीज आपको और याद यहाँ पे रखनी है
कि हम जो देखते हैं, ये देखिए, ये मान लीजिए कि मेरा हाथ है, ठीक है, ये हाथों में आपको फैट दिखाई दे रहा है यहाँ पे हल्का हल्का, तो ये चीज़ क्या है बेसिकली कि ये जो हमारी स्किन के अंदर फैट होता है इसको हम एक स्पेसिफिकली साइंटिफिक चीज़ को बोलते हैं, डेट इज़ क्या हो गया आपका एडिपोज टिश्यू। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है बहुत फ्रिक्वेंटली देखा गया है कि जो स्किन के अंदर फैट देखने को मिलता है, टिश्यू देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, एडिपोज टिश्यू कहा जाएगा, ठीक है। इतना आपको लिपिड्स हो गया। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट कर रहे हैं, इस वजह से हम हर चीज़ को डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि जो आपके लिए ज़रूरी है सिर्फ वही करेंगे। नेक्स्ट जो है और लास्ट यहाँ पे आ जाता है विटामिन के ऊपर। विटामिन के जो है वो शुरुआत करेंगे फैक्ट से। सबसे पहले कि विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी, तो एफ.जी. हॉपकिन जो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया था, और वहीं पे डिस्कवरी के बाद जो टर्म कोइनिंग हुई थी, मतलब कि किसने टर्म दिया था विटामिन, वो दिया था सी फंक ने। तो यहाँ पे आपको इन दोनों के नाम जो है वो अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट जो आता है कि विटामिन जो होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिपिड्स को देखा कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है, उसी तरीके से विटामिन जो होते हैं वो दो कैटेगरी के अंदर आता है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, ठीक है। फैट सोल्यूबल क्या होता है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होता है, थोड़ा बहुत फैट तो हर किसी में, ऐसा तो है नहीं कि सारे बिल्कुल मरे हुए हैं, ऐसा तो होता नहीं। तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर फैट सेल्स होते हैं वो उसके अंदर जाके मिल जाते हैं, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं, वो बॉडी के अंदर ही विटामिन रहेंगे, ठीक है। और वहीं पे वाटर सोल्यूबल है, तो वाटर सोल्यूबल हमारी बॉडी क्या है, पानी से मिलकर बनी है, हमें बार बार पानी पीना पड़ता है, फिर जो वो पानी है वो फिल्टर आउट होगा, और जो टॉक्सिन्स होंगे हमारी बॉडी के वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, डेट इज विटामिन बी एंड सी, वो यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से हमें डेली कंजम्पशन जो है विटामिन बी और सी का लेना होता है। अगर हम वो नहीं लेते तो डेफिशिएंसी से इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया फैट सोल्यूबल कौन से हैं, ए डी ई के जो है वो फैट सोल्यूबल की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, और वाटर सोल्यूबल के अंदर बी एंड सी आ जाएंगे, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब जो है एक चीज मैं आपको नहीं, चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं। तो विटामिन ए से शुरुआत करेंगे। विटामिन ए क्या होता है, रेटिनोल, ठीक है। इसको आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है कि विटामिन जो है उसका साइंटिफिक यहाँ पे नाम क्या है, जैसे कि रेटिनोल देखा हमने, और वो कौन सी बीमारी कर रहा है, ठीक है। तो विटामिन ए को आप कैसे याद करेंगे, अरे इसको आप कैसे याद करेंगे, विटामिन ए में क्या होता है, रेटिनोल होता है, और अगर आप विटामिन ए नहीं कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, अरे तुझे नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, मतलब कि विटामिन ए, रेटिनोल, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इस तरीके से आप ट्राइंगल बनाएंगे। तो विटामिन ए, रेटिनोल, नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। उसी के साथ जो है ये बेसिकली आइस से एसोसिएटेड होता है हमारा हाइपर केराटोसिस, एंड उसी के साथ केराटोमलेशिया। तो ये तीनों ही डिफेक्ट जो आई के होंगे वो विटामिन ए की वजह से नहीं होंगे। तो अरे विटामिन, अरे नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हम जब सूरज की रोशनी में बैठते हैं, अभी आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत सनस्क्रीन्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, बट फिर भी जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हमें कहते हैं कि सुबह उठो, धूप की, सूरज की रोशनी लो। क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब सनरेज हमारी स्किन के ऊपर डलती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी को सिंथेसिस करती है, जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं होगा, हमारी बोन्स जो हैं वो फ्रेजाइल हो जाएगी, और एक प्री मैच्योर एज में ही हम घुटनों की वजह से प्रॉब्लम होगी और हम लोग बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे विटामिन डी जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, क्या बनना है, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज स्टूडेंट है, डीसी बनना है ना आपको, तो यहाँ पे आप कैसे याद करेंगे, डीसी की। विटामिन डी के अंदर क्या होता है, कैल्सीफेरॉल हो जाता है। अगर विटामिन डी नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको रिकेट्स हो जाएगा या फिर ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा, जो कि क्या है आपके बेसिकली बोन डिफेक्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन ई के ऊपर, ठीक है। टोकोफेरॉल जो होगा, एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसको कैसे याद करेंगे कि सिंथेसिस इन कोलोन। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, टैक, ठीक है। टैग कैसे याद करेंगे कि टी क्या है, टोकोफेरॉल किसके अंदर होता है, विटामिन ई के अंदर होता है, और सिंथेसिस कहाँ पे होता है विटामिन ई का, टोकोफेरॉल का, तो कोलोन के अंदर होता है। तो टैग क्या हो गया आपका, विटामिन ई हो गया। अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन के अंदर विटामिन ई की कमी होती है तो उनको क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी होती है, और ये इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल्स को नहीं होती है, मेल्स को भी होती है। तो विटामिन ई क्या, टोकोफेरॉल एंड इनफर्टिलिटी, ठीक है। इतना हमने देखा। अब आ जाते हैं विटामिन के से। विटामिन के जो है वो बहुत कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या होगा, इसको आप कैसे याद करेंगे, मूवी आई थी ना पीके, तो ये क्या हो गया,
पी के, विटामिन के जो है उसके अंदर क्या होता है फाइलोक्विनोन, और अगर ये हम नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड होगा। मतलब देखिए अब जब हमें कभी भी चोट लगती है तो हमारा खून बहना शुरू होता है, पर मम्मी पापा कहते हैं दबा लो ठीक हो जाएगा, तो वो हम 2 मिनट के लिए दबाते हैं, वो खून बहना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड जो होता है उसको रोक दिया जाता है। बट अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होती है, फाइलोक्विनोन की कमी होती है, तो नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता और वो बहता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन सी, जिसको कि हम क्या कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे आप कैसे इसको याद करेंगे, जब गर्मी होती है तो आप क्या करते हैं कि एसी ऑन करके अपने रूम का और नींबू पानी पीते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी किसके अंदर होता है? नींबू के अंदर होता है, जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? ए सी। ठीक है, कि एसी में बैठ के नींबू पानी पी रहे हैं गर्मियों में। तो विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड, अगर ये नहीं होता तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है कि आपके जो गम्स होते हैं, जब आप कई बार ब्रश करते हैं तो उससे ब्लीडिंग होती है ना, बट अगर वो जो ब्लीडिंग है वो रेगुलर हो रही है तो आपको क्या हो रही है स्कर्वी हो रही है। जो स्कर्वी होता है उसको सेलर्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि विटामिन सी जो क्या है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अब जो क्या होता है कि शिप्स के ऊपर सेलर्स होते हैं, वो बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन के लिए निकल जाते हैं। अब उनको डेली तो वहाँ पे विटामिन सी खाने को मिल नहीं रहा, नींबू नहीं खाने को मिल रहा, तो क्या होता है कि विटामिन सी की उनकी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, क्योंकि वो निकल जाता है यूरिन के थ्रू, और फिर उनको क्या हो जाती है स्कर्वी हो जाती है। तो ये जो बीमारी थी स्पेसिफिकली सबसे पहले सेलर्स के अंदर देखी गई थी, इस वजह से उसको सेलर्स डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन B1, जिसको कि थायामीन कहा जाता है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? बीटी, या फिर टीबी के नाम से कर लीजिए, टीबी आपको थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। तो टीबी क्या हो गया आपका विटामिन B1 जो कि थायामीन के अंदर आता है। तो बेरी बेरी हो गया यहाँ पे इसका जो डिसऑर्डर होगा, और उसी के साथ वेर्निक कोर्सा कॉफ हो गया, ये हो गया इसका विटामिन बी के। फिर आता है विटामिन B2 डेट इज रिबोफ्लेविन जो होता है। ये जो बी की कैटेगरी है ना, ये थोड़ी टफेस्ट कैटेगरी के अंदर आती है। तो इसको आप क्या करेंगे, सुबह एक ऐसी ही जैसी चीज़ है ना, तो अपना कोई एक छोटा सा ऐसे चार्ट बना लीजिए, जो भी आपकी स्टडी टेबल है या जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं, या फिर अपने मोबाइल में एक ऐसे फोटो खींच के रख लीजिए, उसको डेली एक बार रीड कीजिए, 2 दिन हार्डली होगा और आपको ये याद हो जाएगा अच्छे से। तो विटामिन B2 जो है वो किस में आ गया? रिबोफ्लेविन उसकी आ जाएगी कैटेगरी। और उसके अंदर फिर क्रैकिंग ऑफ स्किन और टंग, हमारी जो मतलब कि आप देखते होंगे कि कई लोग जो होते हैं उनके लिप्स का ये वाला जो एरिया होता है कॉर्नर होता है, तो उसमें आपको दरार दरार लगती है, ब्लड भी आता है, या फिर जो टंग होती है उसमें हल्का हल्का क्रैक आता है, ब्लड आता है, तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B2 डेट इज रिबोफ्लेविन की वजह से। नेक्स्ट आता है विटामिन B3 जो कि नायासिन और निकोटिनिक एसिड जो होता है उसके अंदर होता है। इसमें क्या होता है? पेलेग्रा और ग्लोसाइटिस। ग्लोटाइटिस क्या होता है कि आप कभी भी आपने देखे टंग को टच करके देखिए, अभी खुद देखे कि आपको जो टंग है वो थोड़ी रफ देखने को मिलेगी, पर जब आपकी टंग का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, तो क्या हो जाता है आपके टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो खो जाते हैं, जिससे आपको चीज़ों का टेस्ट नहीं आता। तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B3 डेट इज नाइसिन और जो निकोटिनिक एसिड है उसकी कमी की वजह से। नेक्स्ट आता है विटामिन B5 जो कि पैंथोथेनिक एसिड होता है। हेयर ग्रेइंग, हेयर ग्रेइंग क्या, जबकि आप ये देख रहे हैं कि कोई बच्चा है 5th 6th क्लास में है, 9th 10th क्लास में, 11th 12th में, और उसके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B5 की वजह से होता है, पैंथोथेनिक एसिड हो जाता है। इसको आप कैसे याद करेंगे? पेंटीन आता है ना, शैम्पू आता है, तो इसको आप याद करेंगे कि हाँ भाई पेंटीन है तो पैंथोथेनिक एसिड है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो जाता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। नेक्स्ट आता है विटामिन B6 डेट इज पैराडॉक्सिन। इसके अंदर क्या होता है? डर्मेटाइटिस एंड एनीमिया। डर्मेटाइटिस क्या होता है कि जब देखिए कहीं भी वर्ड आपको टाइटिस दिखेगा इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। कई लोग होते हैं उनके क्या होते हैं स्किन के ऊपर हमेशा कुछ रेडिशनेस होती है, ईचिंग हो जाती है, उनको हल्के हल्के रैशेज रहते हैं, तो वो क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है। तो विटामिन B6 की कमी की वजह से या पैराडॉक्सिन की कमी से डर्मेटाइटिस या अनीमिया। अनीमिया क्या होता है कि ब्लड की कमी किसी की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आता है विटामिन B7 डेट इज बायोटिन। बायोटिन के अंदर भी डर्मेटाइटिस और अनीमिया ही होता है, तो इनके जो सिम्टम्स है वो सेम है। नेक्स्ट आता है विटामिन B9 जो कि होता है फोलिक एसिड। देखिए फोलिक एसिड क्या होता है? जो कि आयरन होता है। आयरन का अगर एक केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं तो वो क्या होता है? आपका फोलिक की कैटेगरी के अंदर आता है। तो उसके साथ एक स्पेसिफिक अनीमिया होता है जो कि बेसिकली गर्ल्स के अंदर जो होता है वो देखा जाता है कि जैसे कि गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो या फिर वो ऐसी स्टेज में है, यंगर एज में है, प्रेगनेंसी स्टेज में है, तो उस टाइम उनको फोलिक एसिड की कमी होती है, विटामिन B9 की होती है, जिसकी वजह से उनको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट होता है विटामिन B12 जिसके अंदर लास्ट में देख लेते हैं साइनोकोबालामाइन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे
एक चीज़ और आपको यहाँ पे रखना है कि विटामिन B12 जो होता है उसके अंदर कौन सा मेटल होता है, तो उसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने बायोमोलिक्यूल्स को पूरा कर लिया है। तो कैसी वीडियो आपको लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ गिव अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।